हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पार्ट सेकंड का जो पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट सेकंड की यूनिट थर्ड मध्य प्रदेश का भूगोल स्टार्ट किया था और हमने दोस्तों 40 क्वेश्चन तक हमने इसका कवर किया था, जिसमें हमने 3 मार्कर को भी देखा था, 6 और 5 मार्कर को भी देखा था और कुछ 11 मार्कर को भी देखा था। तो यदि आपने ये लेक्चर अभी तक ना देखा हो तो अभी आप एमपी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज कुछ अन्य बातों के बारे में भी आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी आज मैं जानकारी दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो 41 क्वेश्चन है कि मध्य भारत में ये 2017 का क्वेश्चन है कि मध्य भारत में जनजातियों के भौगोलिक वितरण के बारे में बताइए। दोस्तों, जो मध्य भारत की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, उनका भौगोलिक वितरण कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, उनके बारे में बताना है। तो दोस्तों, जब भी कोई एमपी का क्वेश्चन आता है तो हमें मैप जरूर बनाना है। और मध्य प्रदेश में कुल 46 जनजातियां जो है वो निवास करती हैं और जो कि कितने प्रतिशत, लगभग 21% जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। और यदि हम बात कर रहे हैं मध्य भारत का क्षेत्र, है ना, मध्य भारत की बात कर रहे हैं तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश था। यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 भागों में जो है बांटा गया है। पहला आता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियां। चलिए अब हम इसे मैप के माध्यम से देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियों में कौन कौन सी जनजातियां उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आती हैं। देखिए, कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो पश्चिम में पाई जाती हैं, जैसे कि भील हो गया, भिलाला हो गया। कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो दक्षिण में पाई जाती हैं। दक्षिण की यदि हम बात करें तो कौन कौन सी जनजातियां आ जाती हैं, जैसे कि कोल जनजाति हो गई, है ना, कोरकू जनजाति हो गई। ये कहाँ पर आ जाती हैं? दक्षिण की जनजातियां आ जाती हैं। कुछ ऐसी जनजातियां आ जाती हैं जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो देखिए, जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ पर सबसे मुख्यतः सहरिया जनजाति पाई जाती है, जो कि शिवपुर, मुरैना, गुना, भिंड ग्वालियर जिलों में निवास करती है। उसके अलावा यदि हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कोल हो गया, बैगा जनजाति हो गया, पनीका जनजाति हो गया, खैरवार जनजाति। ये खैरवार, देखिए खैरवार की यदि हम बात करें तो ये कत्था बनाने का काम करती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें तो दक्षिणी मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर भारिया जनजाति और कोरकू जनजाति क्या करती है? निवास करती है। तो हमें भौगोलिक वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश में जनजातियों को 3 अलग अलग भागों में बांट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रारूपों का वर्णन कीजिए। ये 2018 का क्वेश्चन है। यदि हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक के 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, जिनमें सर्वाधिक भोपाल में, सर्वाधिक कहां पर? भोपाल में, और न्यूनतम कहां पर? तो भिंड जिले में सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व, सॉरी भिंड जिले में नहीं, डिंडोरी जिले में क्या है तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की यदि हम बात करें तो मात्र 94। तो भोपाल के बाद इंदौर के बाद जबलपुर, फिर ग्वालियर और ये है मुरैना। तो ये क्या है? जनसंख्या घनत्व के बारे में। और सबसे कम कहां पर दोस्तों? तो डिंडोरी, उसके बाद श्योपुर, उसके बाद पन्ना, बैतूल और रायसेन। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप एक लाइन में सबसे पहले इंट्रो में ये लिख सकती हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, या जनसंख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है। जो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382, उसकी तुलना में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2001 से लेकर 2017 तक का 2001 से 2017 तक की जनसंख्या वृद्धि पर प्रकाश डालिए। तो जनसंख्या वृद्धि पर ये कि मध्य प्रदेश में कितनी आयु वर्ग, तो देख लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से तात्कालीन, देखिए क्योंकि 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूछा गया है, तो ये क्या है? मध्य प्रदेश जो है ये 6ठा बड़ा राज्य है, वर्तमान में 5वें स्थान पर आता है, क्योंकि तेलंगाना तब नहीं बना था। तेलंगाना 2014 में बना है। और जनसंख्या की यदि हम बात करें तो 2011 में जनगणना हुई थी, है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 20.7% की 10 वर्षों में 20.7% की वृद्धि दर्ज की गई है और देश की 6% जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार
मध्य प्रदेश में 7.26 करोड़ जनसंख्या निवासकृत है, जिनमें 3 है ना 7-6 करोड़ पुरुष और 3.50 करोड़ क्या है, ये महिलाओं की संख्या है। ये आपको याद रखना है। जनसंख्या घनत्व के बारे में, लिंगानुपात के बारे में, शिशु लिंगानुपात के बारे में भी आप लिख सकती हैं। अब उन जिलों के नाम बताइए, क्योंकि ये पैटर्न चेंज होने के पहले के क्वेश्चन है। 2020 के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम बताइए जो सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित क्षेत्र हैं। दोस्तों, जो चंबल नदी है ये क्या करती है, अवनालिका अपर्दन करती है। अवनालिका अपर्दन के कारण पहली बात तो ये कि मृदा अपर्दन क्या होता है। मृदा अपर्दन दोस्तों, बीहड़ क्या होता है, मृदा अपर्दन क्या होता है, ये हम समझ लेते हैं। जैसे ही देखिए, जो हवा है, वायु है, वायु के कारण, जल के कारण मृदा की ऊपरी परत का क्षय होना ही क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। और सर्वाधिक, फिर से सुन लें, वायु या जल के कारण मृदा की ऊपरी परत का क्षय मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन के कई कारण हो सकते हैं, कुछ प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, कुछ मानवीय कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक पशुचारण हो गया, है ना, वनों की अंधाधुंध कटाई हो गई, वन नीति का सुचारू रूप से लागू ना होना। ये सब क्या कारण है, ये सब किसके कारण है, ये मानवीयकृत कारण है मृदा क्षरण के। यदि हम बात करें दोस्तों कि चंबल नदी की, तो चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो सर्वाधिक क्या करती है, मृदा अपर्दन करती है। और मध्य भारत का जो क्षेत्र है या मध्य भारत का जो पठार है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, यहाँ भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, इन क्षेत्रों में क्या करती है, बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है। और ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश भारत के दाल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन में, तिलहन उत्पादन में, सोयाबीन उत्पादन में, हीरा उत्पादन में पहले नंबर पर आता है, शीर्ष स्थान रखता है। और प्रमुख उत्पादक जिलों में उज्जैन, विदिशा, छिंदवाड़ा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, धार, झाबुआ, मंदसौर आदि जो है, यहाँ पर उत्पादन होता है दाल का। या दोस्तों हम बात करें सबसे ज्यादा तिलहन का उत्पादन। अब देखिए, दलहन की बात करें तो दलहन में कौन कौन सी दालें आ जाती हैं, तो मध्य प्रदेश में तुअर की दाल, चना की दाल, सोयाबीन, उड़द, मूंग आदि का मध्य प्रदेश क्या करता है, उत्पादन करता है। और ये आप जो है वो लिख सकते हैं। अब इनका प्रतिशत जो है वो चेंज हो गया होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश को कृषि विभाग ने 5 और फसलों के आधार पर जो है 7 प्रमुख फसल क्षेत्रों के बारे में बांटा गया है। यदि आप पुड़ेकर देखेंगे तो उसमें 7 लिया होगा, आपको 6 की जगह 7 मिलेगा। और मध्य प्रदेश में कृषि विभाग ने जो है वो 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा हुआ है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं कृषि विभाग के। तो जो पश्चिम में यदि हम बात करें तो मालवा का क्षेत्र, उत्तर में गेहूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बना लेना है एक एमपी का जो है, आपको इसमें एमपी का मैप बना लेना है और मैप के अनुसार ही क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यदि हम पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है मालवा क्षेत्र, ये काली मिट्टी से समृद्ध क्षेत्र है। तो यहाँ पर किसकी खेती होती होगी, यहाँ पर कपास की खेती होती है, यहाँ पर गेहूं कपास का क्षेत्र लगता है। अब यदि हम बात करें मध्य गेहूं का क्षेत्र, तो एक लगता है मध्य गेहूं का क्षेत्र। उत्तर, यदि हम उत्तर की बात करें तो यहाँ पर ज्वार और गेहूं का क्षेत्र लगता है। तो उत्तर साइड हो गया ज्वार गेहूं का क्षेत्र, यहाँ पर हो गया काली मृदा का कपासीय क्षेत्र। मध्य भारत में होता है विदिशा हो गया, नरसिंहपुर हो गया, यहाँ पर होता है गेहूं, तो मध्य गेहूं क्षेत्र। उसके बाद बालाघाट, छिंदवाड़ा साइड लगता है चावल का क्षेत्र। और दोस्तों यदि हम बात करें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में यहाँ पे भी क्या लग जाता है, गेहूं ज्वार का क्षेत्र। जो बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र लग जाता है, गेहूं ज्वार का क्षेत्र। तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं और चावल उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखिए, मालवा के पठार को क्या कहा जाता है, गेहूं उत्पादन की डलिया के नाम से जाना जाता है। उज्जैन जो है सरवती गेहूं का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। इसके अलावा नर्मदाचर, सुजाता आदि गेहूं की किस्में भी मध्य प्रदेश में उत्पादित की जाती हैं। और 2021-2022 कोरोना काल के उपरांत सबसे ज्यादा
जो यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश ने गेहूं का किया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जैसे कि चावल की, तो चावल में जो है बालाघाट, मध्य प्रदेश का जो बघेल खंड वाला क्षेत्र है कि बालाघाट हो गया, मंडला, सीधी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रीवा, सतना, ये जिले जो हैं वो प्रमुख चावल का क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में मृदा क्षरण और मृदा हास्य की समस्याएं, 2010-2017 में ये क्वेश्चन आया था। और जैसे कि अभी हम परिभाषा पढ़कर आए कि मृदा की ऊपरी परत का वायु, जल या किसी बाह्य कारक के कारण क्षय होना, निम्नीकरण होना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा क्षरण मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है ये सर्वाधिक मृदा क्षरण से ग्रसित है, जिनमें चंबल घाटी क्षेत्र जो है वो प्रमुख रूप से मृदा क्षरण से ग्रसित आ जाता है। और इसके कारण कौन कौन से हैं तो मैंने अभी बताया। यदि आपसे कारण पूछा जाए तो आप इसे बांट सकते हैं दो भागों में, कुछ प्राकृतिक कारण बांट सकते हैं, कुछ जो है यहाँ पर यदि हम बात करें तो कुछ मानवीकृत कारणों में भी बांट सकते हैं। कोई भी कारण आते हैं या प्रभाव आता है, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रभाव लिखने को आए कि भारत में फॉर एग्जाम्पल भारत में मुस्लिम संस्कृति या भारत में तुर्कों के आगमन का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, तो कोई भी यदि आपके लिए मैं एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि तुर्कों के आक्रमण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा या मुस्लिम आक्रमण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, तो हर एक चीज में आपको सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जो है वो लिखने हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा कि जो पर्दा प्रथा है ना, पर्दा प्रथा प्रारंभ हो जाती है, दहेज प्रथा जो है वो प्रारंभ हो जाती है। दहेज प्रथा तो पहले से भी थी लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। दास प्रथा का अत्यधिक क्या किया जाता है, दास प्रथा जो है बर्बरता के साथ दास प्रथा प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक ये कि जो मुस्लिम संस्कृति है उसका भारतीय संस्कृति से जोड़ होता है। हिंदू द्राविड़ शैली और जो मुस्लिम आर्कुट शैली है इसमें स्थापत्य देखने को मिलता है, पितृद्वारा शैली में स्थापत्य देखने को मिलता है। और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं कि जब भी कोई भी प्रभाव पूछा जाए तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से आप सोचकर इनमें आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो निदान क्या आ जाता है, मृदा पर्दन का निदान क्या, मृदा क्षरण का निदान क्या कह सकते हैं, कंटूर कृषि या सीढ़ीदार कृषि जो है की जाए, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जाए, वनारोपण किए जाए, अत्यधिक पशु चारण पर भी क्या लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। टपकन सिंचाई की जो टपकन विधि है, क्योंकि अवैज्ञानिक तरीके से कृषि जो की जा रही है उसके कारण भी क्या होता है, मृदा का क्षय होता है। तो इसी कारण से कंटूर कृषि या सीढ़ीदार कृषि करना, फिर वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना, जैविक कृषि में जैविक पदार्थों का प्रयोग करना, संश्लेषित रासायनिक कीटों का प्रयोग की जगह जैविक पदार्थों का प्रयोग करना आदि के द्वारा मृदा क्षरण की समस्या को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन करते हुए, तो देखिए मध्य प्रदेश में लगभग ये तो अभी जो बुक में मिलता है वो ये मिलता है कि लगभग 51% क्या है, मध्य प्रदेश कुल देश का 51.3% मध्य प्रदेश सोयाबीन का उत्पादन करता है, जिनमें इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, होशंगाबाद आदि में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। और यदि हम बात करें तो क्या है, क्यों यहाँ पर सोयाबीन मध्य प्रदेश में ज्यादा है, तो जो मालवा का पठार है यहाँ पर दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों के कारण यहाँ पर काली मृदा जो है, जो कि काफी उपजाऊ मृदा है सोयाबीन के उत्पादन के लिए, तो जो मालवा का जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण सब। दूसरी बात, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर है। कृषक मजदूर जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है यहाँ पर सम जलवायु मिलती है, जो कि आर्द्रता हो गया, ताप हो गया, वर्षा हो गया, जलवायु हो गया, ये सोयाबीन की कृषि के लिए क्या है, अनुकूल है। इस कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। आपको सोयाबीन की जगह कोई भी अन्य यदि आपको कृषि क्षेत्र या कोई फसल पूछी गई है तो आप उसकी जलवायु, तापमान, मृदा, आर्द्रता, है ना, ये आप जरूर लिखेंगे।
तांबा उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश का जो मलाजखंड है उसे तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का जो मलाजखंड है, कहाँ का? बालाघाट का। इसके अलावा जैसे कि छिंदवाड़ा हो गया, सतना हो गया, यहाँ पर भी प्रमुख तांबा का उत्पादन किया जाता है और तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मिट्टियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में जो 5 प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं, 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं और मिट्टियों का निर्माण चट्टानों में अपरदन एवं विखंडन के कारण, मतलब चट्टानों का टूटने के कारण ही, जैसे जो चट्टान टूटती है उसके कारण उस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे दक्कन ट्रैप की चट्टान है, दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण के कारण, अपरदन के कारण, अनाच्छादन के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टानों के कारण, है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की यदि हम बात करें तो वहां पर लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। धारवाड़ हो गया विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां जो है वो पाई जाती हैं और जिनका निर्माण गोंडवाना लैंड और आग्नेय चट्टानों से माना जाता है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में मिलती है और सर्वाधिक भूभाग पर मध्य प्रदेश में काली मृदा जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। अब मध्य प्रदेश की जितनी भी मृदाएं हैं वो कुछ अम्लीय प्रकार की हैं, कुछ क्षारीय प्रकार की हैं और इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो मृदाएं हैं वो अम्लीय से क्षारीय प्रकार की हैं, जिनमें नाइट्रोजन एवं पोटेशियम की सामान्यतः कमी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में देखिए, यदि हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की तो सबसे उपजाऊ मानी जाती है और काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसी कारण मृदा के कारण ही कृषि कार्यों में विविधता आती है और फसल उत्पादन क्षेत्र में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। अतः मध्य प्रदेश की जो मृदा है वो विविधता पूर्ण युक्त है और जिसके कारण विविध फसलों की क्या की जाती है? उत्पादन किया जाता है, विविध फसलों की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। 2018-2019 का क्वेश्चन है। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने इसे पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में 1922 में बानमोर मुरैना में पहला सीमेंट फैक्ट्री खोली गई। उसके बाद 1923 में कैमूर, उसके बाद यदि हम बात करें 1980-1981 में सतना बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री, नीमच सीमेंट फैक्ट्री खोली गई और मध्य प्रदेश का सीमेंट उत्पादन में तीसरा स्थान है। ये तो क्या हो गया? सीमेंट उद्योग का वर्णन। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का कारण क्या है? तो दोस्तों सबसे देखिए, जहां पर कच्चा माल उपलब्ध होता है, जहां पर जमीन उपलब्ध होगी, जहां पर मजदूर उपलब्ध होंगे, जहां पर निवेशक अच्छे होंगे, जहां पर पावर प्लांट लगाया जा सकता है, वहां पर क्या होगा? सीमेंट उद्योग की स्थापना की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पन्ना जिले में अभी क्या किया जा रहा है? पन्ना जिले में जेके प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है। जेके सीमेंट प्लांट अभी एक प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। तो ये देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने का या स्थानीयकरण करने का ये कारण होता है कि उद्योग मित्र नीति को आधार बनाया जाता है, कि उद्योग को ही मित्र बनाया और उसका स्थानीयकरण कर दिया और इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कुल सीमेंट का 33% मध्य प्रदेश उत्पादन करता है, जिनमें निवेशक, निर्माण संयंत्र, साथ ही साथ मजदूर, कृषक मजदूर, जो चूना पत्थर लाइमस्टोन हो गया उसकी पर्याप्त उपलब्धता और इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश में सतना सीमेंट, मैहर सीमेंट, नीमच फैक्ट्री, जेपी सीमेंट, एक रीवा का, एक पन्ना का, कटनी का एसीसी सीमेंट, धार में भी एक जो आदित्य बिरला का प्लांट है वो जो है मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं और इस प्रकार सीमेंट उद्योग जो है मध्य प्रदेश के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन की बात करें, 1 मिनट का टाइम दें। मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों के चारों ओर पनपने वाले औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश के देखिए, मध्य प्रदेश के चारों ओर, तो आपको इसमें कृषि उद्योग के बारे में भी लिख देना है, खनिज उद्योग के बारे में भी लिख देना है, वन आधारित उद्योगों के बारे में भी लिख देना है, कुछ रक्षा उपकरण से संबंधित उपग्रह जो उद्योग हैं,
सार्वजनिक केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बारे में भी लिख देना है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है, 1943-44 में बनाई गई। गन गैरेज फैक्ट्री भी जबलपुर में है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री भी जबलपुर में है। रेलवे कोच फैक्ट्री जो है वो भोपाल में स्थित है, जिसके द्वारा रेल के डिब्बे का निर्माण किया जाता है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद में है, जो कि सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? बैंक नोट छापने का कारखाना या स्टाम्प ड्यूटी का कारखाना यहाँ पर स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इस प्रकार से ये क्या है? केंद्र सरकार के कुछ सार्वजनिक उद्योग हैं। अब कुछ राज्य सरकार के भी सार्वजनिक उद्योग, जैसे कि नीमच की एल्कलाइड फैक्ट्री, रतलाम का एल्कोहल प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट, है ना, ग्वालियर में लेदर फैक्ट्री, जैसे जबलपुर का जो रत्न परिष्कृत केंद्र है, छाता उद्योग महू का, देवास की देवास में इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, या यदि हम बात करें साइकिल उद्योग जो है वो गुना का, मेटल उद्योग आ जाता है विदिशा का। तो इस प्रकार से कुछ केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्योग और कुछ राज्य सरकार के सार्वजनिक उद्योगों में भी इसे बांट सकते हैं। मैग्नीज उत्पादक क्षेत्रों के बारे में भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़कर आए थे, जो आप इसका पहला वाला पार्ट है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का देखिए, मालवा के पठार का आर्थिक महत्व बताइए। 2020 के सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है मालवा एवं नर्मदा सोन घाटी। मालवा का पठार 2020 के क्वेश्चन 2020 के मेंस में भी आ चुका है। मालवा के पठार की यदि हम बात करें तो दोस्तों ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है मालवा। और इसे आप यदि आर्थिक आपको पूछा गया है आर्थिक विकास बताइए या आर्थिक संसाधन के रूप में बताइए, तो आप इसे कृषि के रूप में बांट देंगे, आप इसे औद्योगिक के रूप में बांट देंगे, आप इसे खनिज के रूप में जो है वो बांट देंगे, क्योंकि आर्थिक जो संपन्नता है वो उद्योगों से, कृषि से और खनिजों से क्या होती है? प्राप्त होती है। जैसे कि कृषि की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो मालवा है, यहाँ पर ये ऐसा पठार है, मालवा का पठार, जहाँ पर काली मिट्टी और काली मिट्टी में ही सोयाबीन, गेहूं, कपास आदि का उत्पादन किया जाता है। अफीम की खेती की जाती है, मंदसौर में, नीमच में अफीम की खेती की जाती है। गंजबासौदा में जो है वो वनस्पति घी बनाने का कारखाना है। इस प्रकार से कृषि हो गया। अब उद्योगों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुखता इंदौर एक ऐसा जिला है जहां पर सूती वस्त्रों का संकेंद्रण है और लगभग 103, है ना, वैसे अभी जो है मैंने रिसेंटली 103 तो नहीं लेकिन 13 जरूर पढ़ा हुआ है कि 13 क्या है मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में, जैसे कि कल्याण मिल हो गया, है ना, स्वदेशी कॉटन मिल हो गया। तो ये क्या है? वस्त्र उद्योग का, सूती वस्त्र उद्योग का संकेंद्रण है। देवास में करेंसी नोट प्रेस, भोपाल में भेल और उज्जैन में सोयाबीन संयंत्र की भी क्या की गई है? स्थापना की गई है। ये किस में आ जाएगा? उद्योग में। और मध्य प्रदेश का कुल औद्योगिकीकरण का लगभग 65% भाग जो है वो मालवा की देन है। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो टोटल इंडस्ट्रियल एरिया है उसका 65% क्या है? मालवा है। जहां पर यदि हम बात करें तो कई बिस्किट बनाने की फैक्ट्री, जो मैदा मिले हैं, है ना, पोहा बनाने की फैक्ट्री, ये सब इनकी स्थापना की गई। सेज की स्थापना जो है वो इंदौर में। खाद्य प्रसंस्करण के लिए अवंती मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है ना, जो खरगोन, सिर्फ 2 ऐसे ही मेगा फूड पार्क है, मात्र 2 मेगा फूड पार्क है, एक देवास में और एक आता है खरगोन में। तो ये भी किसके भाग लगते हैं? मालवा के पठार का। इसके अलावा यदि हम बात करें पर्यटन की, तो पर्यटन में भी, क्योंकि आर्थिक महत्व के बारे में तो राज्य सरकार का ये एक प्रमुख क्या है? ये एक स्रोत है, राज्य का पर्यटन जो है वो प्रमुख स्रोत के तौर पर उभरा है, जहां पर महाकाल मंदिर, रायसेन में सांची भीम बैठिका, मांडू बाघ की गुफाएं, इंदौर का राजबाड़ा जो है यहाँ पर प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभरे हैं। और इसी तरह जो है 2014-15 से लगातार मध्य प्रदेश में एफडीआई और एफआईआई निवेश के लिए, विदेशी निवेशकों के लिए जो है प्रति वर्ष ग्लोबल समिट की जाती है मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार में वृद्धि के लिए।
प्रतिवर्ष ग्लोबल समिट इंदौर में इसका आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो मध्य प्रदेश में खनिज और ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है, यहाँ पर रंगीन संगमरमर, चीनी मिट्टी, केओलिन के नाम से जिसे जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें जबलपुर में हो गया तो सूरमा मिलता है, जबलपुर में संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है। गेरू मिलता है, सतना के बाद जबलपुर में भी क्या मिलता है, गेरू मिलता है। सफेद संगमरमर हो गया, जो फ्लेविस्पार हो गया है ना, लम्हेटा घाट की चट्टानों में यहाँ पर मिलता है, लम्हेटा घाट में मिलता है। लोहा हो गया, सुरमा हो गया, एंटीमनी जिसको कहते हैं, ये जबलपुर में। कटनी की बात करें तो चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। सलीमनाबाद जो है प्रमुख खदान है यहाँ पर। फिर बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में भी क्या क्या मिलता है, तो बालाघाट में तांबा मिलता है, मैंगनीज मिलता है, अभ्रक मिलता है, प्लेटिनियम मिलता है, वेलिडियम मिलता है। इसके अलावा जो झाबुआ है यहाँ पर एस्बेस्टास, यदि झाबुआ की बात करें तो ये एक ही मैप में जो है वो संपूर्ण जो खनिज है उनको कवर किया गया है कि एस्बेस्टास, डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट जो है वो झाबुआ में। धार जिले में जो कैल्साइट है, टंगस्टन, होशंगाबाद का जो आगर गांव है यहाँ पर टंगस्टन का, जिसके माध्यम से बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। टंगस्टन कहाँ पर, होशंगाबाद का आगर गांव में। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें सतना जिले में गेरू मिलता है, रीवा जिले में जिप्सम मिलता है। और इस प्रकार से मध्य प्रदेश में खनिजों का क्या है, प्रमुख खनिज संसाधन। तो आप इसे क्या बांट सकते हैं खनिज संसाधनों को, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, जो है आप 4 भागों में इसे बांट सकते हैं प्रमुख खनिज संसाधनों को, जिनमें चूना पत्थर हो गया, कोरंडम हो गया, बॉक्साइट हो गया, कोयला हो गया, जो अभी जैसे हमने मैप में पढ़कर आए थे, आप इसी प्रकार से बांट सकती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऊर्जा संसाधन था, इसमें ऊर्जा संसाधन। तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन की यदि हम बात करें तो देखिए कुछ प्राकृतिक यदि हम बात करें नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 प्रकार से ऊर्जा संसाधनों का विभाजन किया जा सकता है, जिनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायुमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ये क्या आ जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन आ जाते हैं। कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, है ना, जल संसाधन हो गया, ये क्या आ जाते हैं, प्रमुख अनवीकरणीय संसाधन आ जाती हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए और उद्योगों के विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मध्य प्रदेश में जो अभी हम पढ़कर आए थे कि मध्य प्रदेश में कुछ सार्वजनिक उपकरण राज्य सरकार के द्वारा, कुछ केंद्र सरकार के द्वारा जो उद्योग है उनकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में मिट्टियों का वर्णन, मिट्टी के प्रकार और उनकी विशेषताएं और उनका वर्णन। तो मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, वैसे तो भारत में 8 और मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां जो है वो पाई जाती हैं। धरातल की सबसे ऊपरी परत जो कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण से बनी होती है, उसे क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। ये आप याद रखें और इससे हम पहले वाले लेक्चर में भी कवर करके आए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए और उनका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो मध्य प्रदेश में देखिए यदि हम बात करें जलवायु, मृदा, तापमान, वर्षा, है ना, चट्टाने, नदी, घाटी आदि के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है मध्योच्च प्रदेश, ये इसको आप ऐसे देख लें, पहला आता है मध्योच्च प्रदेश, दूसरा आता है सतपुड़ा का पठार और तीसरा आता है यहाँ पर पूर्वी पठार, जिसे बघेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। मध्योच्च प्रदेश के अंतर्गत आती है 5 पठार, जिनमें मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी आता है, जिसके अंतर्गत बुंदेलखंड का पठार आता है, जिसके अंतर्गत रीवा पन्ना का पठार आता है। फिर आता है सतपुड़ा क्षेत्र या सतपुड़ा मैदान श्रेणी और एक आता है पूर्वी पठार। इस प्रकार से मध्य प्रदेश को टोटल 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, जिनमें यदि हम बात करें मालवा का पठार, इसका क्षेत्रफल कितना है, 88,222 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा घाटी का क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग ये 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। फिर यदि हम बात करें सतपुड़ा क्षेत्र की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 34,000 है।
बुंदेलखंड की बात करें तो 32,896 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मध्य भारत की पठार, ये मध्य भारत का पठार जो था ये 32,896 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जबकि बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल कितना आता है तो 23 है ना, 23,733 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। बघेलखंड का पठार का क्षेत्रफल लगभग कितना आ जाता है, 25,000 तक विस्तृत है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश को टोटल 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। वैसे प्रमुखता 3 और यदि ओवरऑल बात करें तो 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। अब यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस क्षेत्र की, किसी भी क्षेत्र की, चाहे वो नर्मदा सोन घाटी हो, बुंदेलखंड हो, रीवा पन्ना का पठार हो, आपको उस क्षेत्र की चट्टान के बारे में, उसके अलावा मृदा के बारे में, क्योंकि भौगोलिक पूछा गया है तो आप मृदा के बारे में, चट्टान के बारे में, यदि नदियां हो तो नदियां तो हैं तो आप नदियों के बारे में और जिलों के बारे में जो है आप लिख सकती हैं। ये क्या होता है, ये भौगोलिक तौर पर पूछा जाता है। तो भौगोलिक विभाजन में जलवायु, मृदा, नदियां, वन, है ना, ये आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, भारत एवं मध्य प्रदेश की जननांकिकीय में मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त जनजातियों के संदर्भ में बताना है। तो 3 प्रकार की, देखिए वैसे तो मध्य प्रदेश में कुल 46 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें से 3 केंद्र सरकार के द्वारा बैगा, भारिया और सहरिया को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। अब यदि हम बात करें बैगा जनजाति की, बैगा, भारिया, तो इसी मैप में हम पूरा समझ लेते हैं। यदि हम बात करते हैं सहरिया जनजाति की, तो पहला देखिए, जितनी भी जो जनजातियां हैं वो कृषक मजदूर होती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, यदि इनका सामाजिक जीवन, तो देखिए समस्या ग्रसित होने का कारण क्या है, समस्या ग्रसित होने का कारण क्या है, समस्या ग्रसित होने का कारण इनकी अशिक्षा है, इनका बेरोजगार होना है, इनका पिछड़ापन है, इनका सांस्कृतिक एवं भौगोलिक तौर पर समाज से पिछड़ापन है, इनकी कृषक मजदूरी, क्योंकि ये क्या होते हैं, जब अशिक्षित होते हैं, बेरोजगार होते हैं, तो ये कृषक मजदूर, तो बेगारी की प्रथा भी कहीं कहीं है, तो बेगारी की प्रथा है ना, बंधुआ मजदूरी की जो एक समस्या है, और इन्हीं सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का जो दर्जा है वो दिया गया है। सहरिया जनजाति जो है ये मुख्य रूप से कोटा राजस्थान से लेकर गुना तक के शाहबाद जंगलों में निवास करने वाली जनजाति है। और शहरिया जनजाति जो है इसके निवास स्थान को सहराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहराना कहा जाता है, जो जिसका प्रमुख कार्य क्या है, तो जो औषधि एकत्रीकरण करना, ये सबसे ज्यादा आलसी जनजाति मानी जाती है, जो माँ सीता की क्या करती है, पूजा करती है। ग्वालियर संभाग में, मुख्यतः ग्वालियर संभाग में ये जनजाति रहती है जो दुलदुल घोड़ी और लहंगी नृत्य को करती है। बैगा जनजाति की बात करें तो ये बैगाचक क्षेत्र अर्थात मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी में निवास करती है। और बैगाचक अर्थात जो मंडला जिला है, यहाँ पर सर्वाधिक बैगा जनजाति निवास करती है, जो कि स्थानांतरित कृषि करती है, जिसे बेवार या पोंडू कृषि के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखें। बैगा जनजाति जो है ये किस किस में बटी होती है, तो जो बैगा है वो नरौतिया, भरौतिया, बिजवार जो है इन जनजातियों में बटी होती है। नरौतिया, भरौतिया, बिजवार, इन जनजातियों में बैगा जनजाति बटी होती है। ये क्या है, इनकी उपजातियां। अब बात करते हैं भारिया, तो ये पाताल, छिंदवाड़ा के पाताल कोट में यू आकार के एक खड्डे में निवास करती है। और ये इस जनजाति को जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, काफी पिछड़ी जनजाति मानी जाती है भारिया जनजाति, जिनका निवास स्थान ढाना कहलाता है। भारिया जनजाति का निवास स्थान ढाना कहलाता है। और ये भी क्या करती है, दहिया नामक एक क्या करती है, स्थानांतरित कृषि करती है। और इस प्रकार से ये क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो मध्य प्रदेश को कुल 11 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, और इसे हमने मैप के माध्यम से लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। यदि आपने ना देखा हो तो अभी जाकर आप इसके पहले वाला लेक्चर देख सकती हैं।
नेक्स्ट यदि हम बात करें, ये फिर से भौतिक विभाजन और मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां बार बार क्या हुई है, रिपीट हुई है। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में बताइए। क्वेश्चन आया था, ये 2019 का क्वेश्चन है। एक मिनट में आपको बता देती हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश की जब भी जनजातियां पूछी जाएं तो आप जितनी भी जनजातियां आपको याद आ रही हैं, चाहे वो बैगा हो, चाहे कोल हो, चाहे भारिया हो, चाहे वह कोरकू हो, चाहे वो गोंड, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भील से, फिर गोंड से, फिर बैगा से, फिर सहरिया से, अगरिया से, पनिका से, पारधी से, उराव जनजाति के बारे में भी देख सकते हैं। तो जितनी भी जनजातियां आपके पास जो भी एमपी की बुक हो, आप उन सभी में क्या कर सकते हैं, उन सभी से आप पढ़ सकते हैं। और जितनी भी जनजातियां आ रही उनकी विशेषताएं, तो जितनी भी जनजातियां उनकी सामाजिक विशेषताएं कॉमन होती हैं। उनमें पितृसत्तात्मक प्रथा परिवार होता है, पितृसत्तात्मक परिवार होता है, संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है, राजी बाजी विवाह, सेवा विवाह, गंधर्व विवाह, अपहरण विवाह, चूड़ी प्रथा, ये विवाह की प्रमुख पद्धतियां पाई जाती हैं। समगोत्री, जितनी भी जनजातियां हैं उनमें समगोत्री विवाह वर्जित होता है। ये क्या है, कुछ कॉमन फैक्ट है। अब यदि किसी भी जनजाति का धार्मिक जीवन पूछ लिया गया, फॉर एग्जाम्पल आ जाता है कि बैगा जनजाति का धार्मिक जीवन के बारे में बताइए, बैगा जनजाति, तो बैगा जनजाति का आप कहेंगे ये तो धार्मिक जीवन हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये कॉमन फैक्ट आप याद रख लीजिए कि जितनी भी जनजातियां हैं वो प्रकृति पूजक के साथ साथ मूर्ति उपासना भी या मूर्ति पूजक भी होती हैं। ये अपने स्थानीय देवता जैसे कि दूल्हा देव हो गया, बूढ़ा देव हो गया, खैर माई हो गया, ये इनकी क्या करती हैं, पूजा करती हैं। बैगा जनजाति जो साल वृक्ष है, साज का वृक्ष है, उसे सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं और इसे हाथ पर रखकर बैगा कभी भी झूठ नहीं बोलता। बैगा जनजाति या कोई भी जनजाति की यदि हम बात करें तो इनमें टोटम प्रथा या आत्मावाद या प्रेतवाद में भी ये क्या करती है, विश्वास रखती है। तो ये जनजातियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए, आपको इसका मैंने जनजातियों का सार बता दिया है। ये यदि आपसे कोई क्वेश्चन आता है जनजातियों से संबंधित तो ये कॉमन फैक्ट आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन। तो कृषि आधारित उद्योगों में क्या क्या आ जाता है, सूती वस्त्र उद्योग आ जाता है, चीनी उद्योग आ जाता है, रेशम कीट उद्योग, रेशम उद्योग आ जाता है, वनस्पति घी उद्योग आ जाता है। ये किससे आधारित आ जाती है, कृषि आधारित। मध्य प्रदेश में 11 चीनी कारखाने, शक्कर के कारखाने हैं, जिसका प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, गन्ना होता है। भोपाल शुगर मिल सीहोर में, डबरा शुगर मिल ग्वालियर में, जीवाजीराव शुगर मिल मंदसौर में, सेठ गोविंददास शुगर मिल कहाँ पर आती है, उज्जैन में। सूती कपड़ा, तो सबसे पहला जो सूती कपड़ा मिल थी वो बुरहानपुर में स्थापित की गई थी। और सर्वाधिक मिलें कहाँ पर आती हैं, तो इंदौर में आती हैं। लगभग 513 सूती कपड़े मिले की क्या है, टोटल ओवरऑल मध्य प्रदेश में कारखाने हैं। रेशम, जो कृत्रिम रेशा उद्योग, तो कृत्रिम रेशे का जो उद्योग है ये उज्जैन के नागदा में कृत्रिम रेशे का कारखाना स्थित है। इसके अलावा देवास में, इंदौर में भी क्या है, कृत्रिम रेशे का कारखाना स्थित है। वनस्पति घी की बात आती है तो गंजवा सौदा याद आता है, विदिशा का गंजवा सौदा हो गया, खंडवा, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर। तो ये एक ऐसे क्वेश्चंस माने जाती हैं जिन्हें अटेम्प्ट करना काफी सरल होता है, जिन्हें अटेम्प्ट करना जो है ये सही होती है। तो आप इसके अलावा स्ट्रॉवुड जो उद्योग है, साजापुर है ना, ऑयल मिले हैं, सरसों से तेल निकालने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, मुरैना जिले में स्थित है। सोयाबीन की बिस्किट बनाने का कारखाना सिवनी में स्थित है। तो इस प्रकार से आप कृषि पर आधारित उद्योगों का वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन था, कपास भंडारण और उत्पादन के बारे में मध्य प्रदेश में पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश में यदि हम कपास की बात करें तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पहले उसको देखना है और उसके बाद में लिखना है। यदि पूछा गया है कि कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ होता है, तो कहाँ कहाँ होता है, तो आपको मालवा का पठार पूरा लिख देना है ना। आपको वहां की भौगोलिकता पूछी गई है तो जलवायु लिख देना है, वर्षा लिख देना है, तापमान लिख देना है ना। मतलब कि कपास उत्पादन हेतु जो परिस्थितियां या भौगोलिक दशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं वो आप लिख सकती हैं। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या था, मध्य प्रदेश के जो मालवा का पठार पूछा गया था, मालवा के पठार का वर्णन कीजिए। ये 11 नंबर का क्वेश्चन आया था और इस बार नर्मदा घाटी पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
तो जो मालवा का पठार है मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, जो कि आग्नेय शैलों से दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो वही आप पूरा इसके अंतर्गत क्या क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ है, इसके अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत यहाँ की जो मृदा है वो कौन कौन सी है, यहाँ का वर्षा क्या है, तापमान क्या है। तो ये तो हो गई भौगोलिक दशाएं हो गई। फिर इसके अलावा कुछ आप क्या लिखेंगे, पर्यटन उद्योग के बारे में लिखेंगे, आप औद्योगिक केंद्र के बारे में लिखेंगे, है ना, आप कृषि उद्योग के बारे में, यहाँ की कृषि उद्योग के बारे में लिखेंगे। तो पूछा क्या था, मालवा के पठार की भू आकृतिक वर्णन। तो पहले जो है उसका भौगोलिक वर्णन कर दिया, है ना, कि यहाँ की मृदा, चट्टानें, नदियां, ऊंचाई क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं। तो मालवा के पठार में जो है वो दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं जिससे काली मिट्टी मिलती है। यहाँ पर बेतवा, चंबल नदी, सिंध नदी, जो काली सिंध नदी हो गया, देवास की बागली से निकलती है, सोनार नदी, धसान नदी, पार्वती नदी यहाँ की प्रमुख नदियां आ जाती हैं। पर्वत श्रृंखला जानापाऊ, है ना, जानापाऊ जहाँ से चंबल नदी निकलती है। उसके अलावा काकरी बर्डी, ये क्या होगी, प्रमुख श्रृंखलाएं होगी। प्रमुख चोटी की बात करें तो सिगार चोटी हो गई। और इस प्रकार से आप पहले इसका भौगोलिक वर्णन के बाद औद्योगिक केंद्र के बाद में हमें पर्यटन केंद्रों के बारे में वर्णन करना है। और इस प्रकार से मालवा का पठार सिर्फ, है ना, भौगोलिक ही नहीं अपितु आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना आदि के साथ राज्य का एक प्रमुख क्या है, ये क्षेत्र है। इस प्रकार से आज हमने यूनिट मध्य प्रदेश का भूगोल यूनिट 3 कवर की, और अब हम यूनिट 4 को कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।